नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, लगातार क्लास चल रही है बिहार टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की और बेहतरीन क्लास है। और अगर आप बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के प्रति गंभीर हैं और टीजीटी सोशल साइंस में भी अगर आपका हिस्ट्री पोर्शन है तो यह जो लेक्चर्स है आप लोगों के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो ये देखिए बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी आप लोग को लिए शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस है वह है 799 रुपया, केवल 799 रुपया इसका कंप्लीट कोर्स है, 799 रुपया। और आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी दिया हुआ है 8318397276। पूरा टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट तैयारी कराऊंगा मित्रों और पूरी एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस सारी सीरीज है। एनसीईआरटी एससीईआरटी ही नहीं बल्कि डीएसएसबी और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के जो नोट्स हैं वह आप लोग को दिए जा रहे हैं ताकि बीपीएससी पीजीटी में आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिले। और यह बात मैं आश्वस्त कराता हूं कि अगर आप 100% फॉलो कर लेते हैं, 100% आप लोग हमारे मटेरियल को देखते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। तो आज जो क्लास है वह 9 पाषाणकालीन स्थल कश्मीर, 9 पाषाणकालीन स्थल कश्मीर, मतलब कश्मीर में दो बड़े स्थल हैं। कश्मीर में दो बड़े स्थल हैं, एक है आपका बुर्जहोम और एक गुफकराल है। तो बुर्जहोम और गुफकराल के बारे में देखेंगे हम लोग, बुर्जहोम और गुफकराल के बारे में। ठीक है, बुर्जहोम आपका 9 पाषाणकालीन स्थल है और गुफकराल भी 9 पाषाणकालीन स्थल है। ये दोनों जो स्थल हैं ये कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर। ठीक है, तो बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ है यह पूछता है परीक्षा में। तो बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ है मतलब स्थानीय भाषा में बुर्जहोम का तात्पर्य क्या है, तो वह है जन्म स्थान। बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान है और यह एक 9 पाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम जो कश्मीर में स्थित है। अब बुर्जहोम से क्या मिला है हमें? बुर्जहोम से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब जमीन के अंदर घर बनाकर लोग रहते थे। आज भी जमीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं। तो नई तकनीक रहती है तो सब ठीक है, लेकिन उस जमाने में जमीन के अंदर लोग घर बनाकर रहते थे, मतलब गर्त के अंदर गड्ढे के नीचे घर बनाकर लोग रहते थे। क्यों गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे? सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से लोग गर्त निवास बनाते थे। इसे गर्त निवास कहते हैं। गर्त मतलब गड्ढा, मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहना। ठीक है, तो गर्त निवास के जो साक्ष्य मिले हैं ये बुर्जहोम से मिले हैं। साथ ही साथ शिकार करने के मतलब आखेट करने के साक्ष्य भी आपके बुर्जहोम से मिले हैं। यह जो आपको यह बढ़िया जो नोट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ये सभी नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स है। और मैं पूरी यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इस नोट्स को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे और कंप्लीट तैयारी, जबरदस्त तैयारी होगी। 799 रुपया कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है और इस फीस में आपकी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। तो बुर्जहोम से क्या मिला है? गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ शिकार के साक्ष्य मिले हैं। शिकार मतलब आखेट लोग करते थे। साथ ही साथ मछली पालन के साक्ष्य मिले हैं। आपको बताया हूं कि मछली जो है वह मध्य पाषाण काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। मछली मतलब पूरा पाषाण काल में लोग मछली का उपयोग नहीं जानते थे, मछली को खाना नहीं जानते थे कि मछली को भी खाया जा सकता है। लेकिन मध्य पाषाण काल में मछली जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी और बुर्जहोम से मछली पालन का साक्ष्य मिला है कि मछली को पाला गया है। ठीक है, कुत्ता को दफनाया गया है, मतलब यहाँ पर मनुष्य के शव के साथ मनुष्य का जब शवदान किया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो कुत्ते को भी दफनाया गया। मतलब कोई आदमी था, उसका पालतू कुत्ता था, तो पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। ठीक है, और इस तरह की गतिविधि बहुत सारी सभ्यताओं में मिलती है कि जब वह पारलौकिक जीवन में विश्वास करते हैं और अपने उपयोग की चीजें ही नहीं बल्कि वह जिससे प्रेम करते हैं, जिसको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उनको दफनाते हैं।
ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो कारोबारी आदि होते थे हड़प्पा सभ्यता में या बाकी जगह, तो वहाँ है वो जब उनकी मृत्यु होती थी तो वहाँ उनके सेवक सेविका को भी दफना दिया जाता था। इसी तरह से कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य जो मिले हैं बुर्जहोम से मिले हैं। तो यह सब साक्ष्य मिले हैं। अब जो दूसरा स्थल है गुफकराल है, गुफकराल से क्या मिला है? गुफकराल से आपको मिला है, इसे मिटा देते हैं ताकि आप लोग देख लीजिए। हालांकि जब आप लोग को ये नोट्स मिलेगा ना, इस पर लिखा नहीं रहेगा, लिखने मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गुफकराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। गुफकराल से क्या मिला है? तो यहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य जो हैं गुफकराल से मिले हैं। मतलब ऐसा साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर कृषि कार्य होती थी, लोग पशुओं को पालते थे, तो पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति। अच्छा, महापाषाण संस्कृति का मतलब आप क्या जानते हैं? महापाषाण संस्कृति का मतलब जब लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था, जब मनुष्यों का अंतिम संस्कार किया जाता था तो उन्हें कब्र में दफना दिया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था और उनके ऊपर मतलब कब्र के ऊपर बड़ा बड़ा पाषाण लाद दिया जाता था, बड़े बड़े पाषाण रख दिए जाते थे कब्र के चारों तरफ या कब्र के बीच में, ठीक है, दफनाने के बाद। तो यह जो बड़े बड़े पत्थर को बड़े करीने के साथ सजाया जाता था, बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था। कभी गोल 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 एक पत्थर रख दिया जाता था या कभी किनारे किनारे पत्थर रख दिया जाता था। तो यह जो पद्धति थी, ये सावधान की जो पद्धति थी बड़े बड़े पत्थर रखकर सजाने की, इसे ही महापाषाण संस्कृति कहा गया है। तो दक्षिण भारत में इस तरह की संस्कृति ज्यादा फेमस थी दक्षिण भारत में, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा हूं दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति। अब दक्षिण भारत में एक जगह है कर्नाटक, कर्नाटक में विशेष रूप से महापाषाण संस्कृति के स्थल मिले हैं। कर्नाटक में एक स्थल है मास्की, यहाँ पर महापाषाण संस्कृति है। फिर ब्रह्मगिरी में, फिर संगम कल्लू में और फिर पितलीहर, यह 4 ऐसे महापाषाण संस्कृति हैं जो कर्नाटक में मिले हैं। उसमें भी संगम कल्लू बहुत विशेष रूप से फेमस है, संगम कल्लू। अब देखिए संगम कल्लू से क्या मिला है? संगम कल्लू तो महापाषाण संस्कृति का केंद्र है ही, लेकिन यहाँ पर राख का ढेर मिला है। मतलब संगम कल्लू में राख का ढेर मिला है, बहुत ज्यादा राख है, राख का एक ढेर मिला हुआ है, ठीक है, टीला, राख का टीला मिला हुआ है तो संगम कल्लू में। अब इससे यह अंदाज लगा कि हो सकता है कि आदिमानव जो थे, जो आदिम जातियां थी, वह आग से परिचित थे, वह आग का उपयोग करते थे। हो सकता है यह जो राख का ढेर है यह भोजन को पकाने में किया जाता रहा हो, या मांस को भूनने में किया जाता हो, या कोई प्रकाश फैलाने में किया जाता रहा हो। तो यह राख का ढेर यहाँ संगम कल्लू से मिला है, ठीक है, संगम कल्लू से राख का ढेर मिला है। और साथ ही साथ पशुपालन के भी साक्ष्य संगम कल्लू से मिलते हैं। और संगम कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। ये सारे स्थल जो हैं ये आपके कर्नाटक में है। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी में अपने जीत का परचम लहराना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ जाइए। केवल 799 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिलेगा और ये सारे के सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे। बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स मिलेगा। और एक बात और बता दूं, इस 799 में ही आपको जीके की तैयारी भी कराऊंगा। जो 40 क्वेश्चन जीके आएगा ना, वो भी इसी में तैयारी होगी आपकी, ठीक है। और उसका भी मैं 11,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा। 11,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज केवल जीके का दूंगा, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा। और उसके अलावा पूरा बिहार स्पेशल का कंप्लीट नोट्स आपको दूंगा, लगातार नोट्स दूंगा। जीके का भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जीके की इतनी बढ़िया तैयारी करा दूंगा कि आप 40 में से 30-35 क्वेश्चन एकदम करके ही आएंगे, ठीक है। अब आइए लौह साक्ष्य, मतलब लौह युग, मतलब लोहे का जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है। और आप जानते हैं कि लगभग 800 बीसी में लोहे के उपयोग की जानकारी मनुष्य को हो गई थी। मतलब लौह खदाने से, मतलब खदानों से लोहा निकाला जाना शुरू हो गया था। लोहे के औजार बनने शुरू हो गए थे, लोहे के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। आदिम जातियां जो थी, जो आदि मानव थे, वह लोहे से परिचित हो गए थे 800 बीसी में। आज तक जितना भी लोहे का साक्ष्य मिला है, जितना भी लोहे के उपकरण मिले हैं आज तक, सबसे पुराना जो उपकरण है वह भी 800 बीसी का है। मतलब 800 बीसी से ज्यादा पुराना नहीं मिला है कोई भी उपकरण लोहे का। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 800 बीसी में जाते जाते जो आदिम जातियां थीं वो लोहे से परिचित हुई हैं। तो लौह साक्ष्य, मतलब लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 3 ऐसे स्थल जहां से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक स्थल है आपका ईटा, दूसरा स्थल है हस्तिनापुर और तीसरा स्थल है पुराना किला। मित्रों, मैं पढ़ाऊंगा कम, घोल कर पिला दूंगा आपको ज्यादा।
ध्यान रखिएगा। अगर आप जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे सभी मटेरियल को देखिएगा, आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए और फिर देखिएगा कि 100% सफलता आपको मिलेगी, 100% बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने मिलेगा। ये जबरदस्त रामबाण नोट्स मेरे पास है, बाकी जगह नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो यह लोहे का जो साँच मिला है, 3 जगह ध्यान रखिएगा जहां पर लौह युगीन साँच मिले हैं, लोहे के साँच मिले हैं। एक जो एटा जिला है, एटा, यह जो एटा है, एटा जिला है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक जगह है अतरंगी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अतरंगी खेड़ा से लोहे के साँच मिले हैं और यह प्रथम साँच है। सबसे पहले, सबसे पुराना जो साँच है लोहे का, वो एटा से मिला है, यह प्रथम साँच है, ठीक है। दूसरा जो साँच मिला है लोहे का, वो हस्तिनापुर से मिला है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अरे वही महाभारत कालीन हस्तिनापुर भाई, दिल्ली के पास हस्तिनापुर है, ठीक है। तो वहां से क्या मिला है? दिल्ली के पास हस्तिनापुर है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, एनसीआर में। तो वहां से क्या है? वहां से भी आपका लोहे का साँच मिला है। फिर जो तीसरा स्थल है पुराना किला, दिल्ली में है, दिल्ली में पुराना किला है, ठीक है। पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो वहां पर लोहे के साँच मिलते हैं। तो 3 ऐसे स्थल हैं जहां से लोहे के साँच मिलते हैं, ठीक है। अब हम मृदभांडों के बारे में देखेंगे। मृद मतलब क्या होता है? मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो अब मृदभांड भी कई तरह के थे, बहुत सारे मृदभांड जो ऋग्वैदिक काल में, देखिए मिट्टी के बर्तन तो मनुष्य शुरू से ही बनाने लगा। नवपाषाण काल में ही नवपाषाण काल में ही मैंने आपको बताया है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल में पहिए की शुरुआत हो गई थी। मनुष्य पहिया बनाना शुरू कर दिया था, मतलब परिवहन करना शुरू कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह अपने सामानों को ढोता था, ले जाता था। तो कृषि का शुरुआत नवपाषाण काल में, पहिए का प्रारंभ नवपाषाण काल में, और साथ ही साथ कुंभकारी भी, मतलब अब मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, वह भी नवपाषाण काल में। तो देखिए, तो वही मैं कह रहा हूं कि अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, उत्तर वैदिक काल में कैसे होते, ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन होते थे, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन होते थे, महाजनपद काल में मिट्टी के बर्तन होते थे। अरे मिट्टी के बर्तन तो आज भी बन रहे हैं, आज भी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मिट्टी के बर्तन में, लोग भोजन करना पसंद करते हैं, बहुत ही स्वाद आता है लोगों को, ठीक है। तो आइए, तो वही मैं बोल रहा हूं। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋग्वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उसे गैरिक मृदभांड कहते हैं। गैरिक मृदभांड क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो मिट्टी के बर्तन है वह गिरवे रंग के होते थे, गिरवे रंग के होते थे। गिरवा रंग जानते हैं ना, आप जानते हैं, जो साधु महात्मा जैसे जो वस्त्र पहनते हैं उस तरह के गैरिक मृदभांड होते थे। तो इसी आप समझिए, इसे गैरिक मृदभांड कहा जाता है, मतलब गिरवे कलर के होते थे ऋग्वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह चित्रित धूसर मृदभांड होते थे। चित्रित धूसर मृदभांड मतलब उस मिट्टी के बर्तन पर हल्की फुल्की चित्रकारी की जाती थी, तो चित्रित धूसर मृदभांड होते थे उत्तर वैदिक काल के मिट्टी के बर्तन। अगर पूछेगा प्रश्न में उत्तर वैदिक काल में किस तरह के मिट्टी के बर्तन बनते थे, चित्रित धूसर मृदभांड, लाल काला मृदभांड, गहरी मृदभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, तो आप जानना है कि चित्रित धूसर मृदभांड जो है ये उत्तर वैदिक काल में बनते थे। हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बना करते थे वह लाल और काले मृदभांड के बनते थे, मतलब लाल व काले, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह लाल व काले रंग के होते थे, लाल और काले रंग के। मतलब जो भी मिट्टी का बर्तन होता था हड़प्पा काल में, मैं इस तरह से बताऊं, देखिए हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, जैसे ऐसे समझिए गगरी है, ठीक है। हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वह किस रंग के होते थे? लाल रंग के होते थे, पूरे लाल रंग के होते थे, पूरे जबरदस्त, सब लाल रंग का होता, लाल रंग का ही मिट्टी के बर्तन होता था। लेकिन काले भी होते थे। काले कैसे होते थे? इस पर डिजाइनिंग की जाती थी भाई, इस पर डिजाइनिंग की जाती थी, काले रंग से डिजाइनिंग की जाती थी। और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे हड़प्पा काल में, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे, उस पर डिजाइनिंग जो की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी। इसीलिए लाल व काला मृदभांड कहा गया है किसको? हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तन को लाल एवं काला मृदभांड कहा गया है। अब बचा महाजनपद काल। महाजनपद काल के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसे उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में या काले रंग के मृदभांड होते थे, इसमें पालिश चढ़ाई जाती थी, पालिश की जाती थी। तो यह मिट्टी के बर्तन का अलग अलग प्रकार आप लोगों ने देखा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
अब हम ताम्रपाषाण काल देखेंगे। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या जानते हैं आप? ताम्रपाषाण काल का मतलब ये है जब मनुष्यों ने पत्थरों के साथ साथ, देखिए पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, हर जगह मनुष्यों ने जो भी औजार बनाए वो पत्थर के बनाए, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, जब मनुष्यों ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी औजार बनाने लगे, या कभी कभी ऐसा होता था पत्थरों के ऊपर तांबे की लेप लगा देते थे, मतलब तांबे की भी पर चढ़ाते थे, मतलब पत्थरों और तांबे का समान प्रयोग जब किया जाने लगा, चाहे औजार के रूप में चाहे बर्तन के रूप में, तो उस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब हम ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। कुछ ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं, जैसे आपकी मालवा संस्कृति है। मालवा संस्कृति जो है, ताम्रपाषाणी संस्कृति है, यह मध्य प्रदेश में फेमस थी। मध्य प्रदेश में फेमस थी। मध्य प्रदेश में ही मालवा का पठार है ना, आप जानते हैं ना, भूगोल पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोग को। तो मालवा का पठार है, फिर विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ऐसे ऐसे करके नहीं है, तो मालवा का पठार। तो ठीक है, तो उसी मतलब मध्य प्रदेश में ही मालवा है, मालवा संस्कृति। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक क्षेत्र है मालवा। तो यहाँ पर क्या है, पाषाणी संस्कृति थी मालवा में, जहां पर तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी प्रयोग, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग आदिम जातियां करती थी। तो ताम्रपाषाण काल का पहला जो साक्ष्य मिला है वह कहां से मिला है? मालवा संस्कृति से मिला है, मालवा से मिला है। अच्छा, अभी हमने बताया था लोहे का जो प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है। एटा का अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के एटा में अतरंजी खेड़ा। तो वैसे ही ताम्रपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? मालवा से। ठीक है, अब हम ताम्रपाषाण काल की जो दूसरी संस्कृति है वह है गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति ताम्रपाषाण काल की दूसरी संस्कृति है, गणेश्वर संस्कृति। ये गणेश्वर संस्कृति दरअसल ये कहाँ की संस्कृति है? राजस्थान में। राजस्थान में बनास नदी के किनारे एक नदी है, राजस्थान में बनास नदी। तो राजस्थान में बनास नदी के किनारे यह संस्कृति विकसित थी, गणेश्वर संस्कृति। इसीलिए राजस्थान में बनास नदी के किनारे यह संस्कृति विकसित थी, गणेश्वर संस्कृति, जो ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। इसीलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे फेमस थी। और ये जो ताम्रपाषाणी संस्कृति, मतलब यहाँ पर तांबे के साथ साथ पत्थरों के भी, पत्थर के साथ साथ तांबे के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब तांबे और पत्थर का प्रयोग दोनों किया जाता था। अब जो तीसरी जो ताम्रपाषाणी संस्कृति है वह है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति है, और यह संस्कृति बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है राइटिंग गलत है, राइटिंग बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा क्षमा करिएगा, थोड़ा कंप्यूटर से लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लगता होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझने में कोई दिक्कत होती होगी। ठीक है, और मैं पढ़कर बता ही रहा हूँ। देखिए, आहार संस्कृति जो है, यह संस्कृति राजस्थान के आहाड़ में है। राजस्थान में एक जगह है आहाड़, ठीक है, आहाड़, ठीक है, तो वहां पर यह संस्कृति विकसित थी, आहार संस्कृति। यहाँ पर तांबे का बहुत भंडार मिला है, तांबे का विशेष भंडार मिला है, तांबा का सबसे ज्यादा भंडार मिला है राजस्थान के आहाड़ में। इसीलिए इसका एक नाम तांबोती भी है, तांबोती भी कहते हैं। ठीक है, तांबे का भंडार मिलने के कारण आहार में इसका एक नाम तांबोती भी है। और आज भी राजस्थान में तांबा का उत्खनन सबसे ज्यादा होता है। अरे हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में जब धातुओं का आयात किया जाता था तो तांबे का आयात राजस्थान से किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान तब भी तांबा के क्षेत्र में, तांबा के उत्खनन में, भंडारण में सबसे ज्यादा आगे था। तो राजस्थान में आहाड़ में ही तांबे का भंडार मिला है, जिसे तांबोती भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिला है। और सबसे बड़ा स्थल, ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ा जो स्थल है वह है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, अच्छा, इसे जोरवे संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जगह ताम्रपाषाणी स्थल पाए गए हैं। देखिए, यह सभी महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणी स्थल हैं। रुकिएगा, यह सभी जो स्थल है ना, ये जो सभी स्थल हैं, यह जो सभी स्थल हैं, ये सभी ताम्रपाषाणी स्थल हैं। और ये जो सभी स्थल हैं ये कहाँ हैं? यह महाराष्ट्र में। ये सभी स्थल महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी स्थल हैं। एक एक करके देखेंगे। जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी स्थल जो हैं ताम्रपाषाणी स्थल हैं, और ये सभी स्थल महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।
महाराष्ट्र में पाए गए हैं। हालांकि यह जो भी स्थल हैं ये सभी महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, लेकिन सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था इन सभी स्थलों में वो जोरवे में हुआ था। सबसे पहले उत्खनन जोरवे में हुआ था, इसीलिए इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। बस इसका उत्खनन सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इस सभी स्थलों को जोरवे संस्कृति का स्थल कहा जाता है। जिस तरह से हड़प्पा में उत्खनन हुआ इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा कालीन जितने भी नगर हैं, ठीक है। उसी तरह से जोरवे में उत्खनन हुआ था, इसीलिए सबसे पहले इन सभी नगरों को जोरवे संस्कृति का नगर कहते हैं। तो महाराष्ट्र में विकसित ताम्रपाषाण काल का सबसे व्यापक स्थल है कौन? जोरवे संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन सबसे व्यापक स्थल मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ताम्रपाषाण कालीन स्थल का वो कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है। अब हम दाइमाबाद, देखिए जो ताम्रपाषाण काल का स्थल है दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, इसके बारे में देखेंगे। तो दाइमाबाद से क्या मिला है? कांसा का रथ। यहाँ से दाइमाबाद से क्या मिला है? कांसा का रथ मिला है। दाइमाबाद से कांसे का रथ मिला है। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि कांसे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है। इसके अलावा दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, मतलब दुर्गीकृत किया जाता था, दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। किलेबंदी के भी साक्ष्य दाइमाबाद से मिले हैं। ये सभी इन तीनों साक्ष्य मिले हैं ये दाइमाबाद से मिले हैं। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दाइमाबाद एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ठीक है। अब आएगा इनाम गांव। इनाम गांव भी ताम्रपाषाणिक स्थल है जोरवे संस्कृति का। यहाँ से क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इनाम गांव से। और साथ ही साथ 5 कमरों का मकान प्राप्त हुआ है। 5 कमरों का मकान, देखिए एक थोड़ा कट गया है, इसे आप इग्नोर करिएगा। 5 कमरों का मकान प्राप्त हुआ है कहाँ से? इनाम गांव से, इनाम गांव से, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने 5 कमरों का मकान इनाम में दे दिया, ऐसे समझ लीजिए, और मातृ देवी की प्रतिमा दे दी इनाम में, तो ये दोनों जो वस्तुएं मिली हैं वह इनाम गांव से मिली हैं, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यह देखिए यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 799 रुपया आप पेमेंट करिएगा और पूरा का पूरा टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का रामबाड़ क्लास आप लीजिएगा, पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें पूरा देखिए NCERT और SCERT पूरे नोट्स मिलेंगे आपको। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा नोट्स मिलेगा हिस्ट्री का, ओनली हिस्ट्री, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जीके भी मिलेगा, जीके की सीरीज मिलेगी, जो 40 क्वेश्चन जीके आएगा ना उसकी भी सीरीज आपको मिलेगी पूरी, जिसमें आपको लगभग 11,000 क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी जीके की, ठीक है। और इसके अलावा पूरा बिहार स्पेशल का मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPSC TGT PGT हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।